दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। अभी हाल ही में एक करंट अफेयर में आपने न्यूज़ सुना होगा कि यमुना के नदी का पानी, ठीक है, यमुना के नदी के पानी में कुछ ऐसे तत्व मिल रहे हैं जो कि काफ़ी हानिकारक हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे इनको समझना कि आखिर ये क्या मैटर है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि यमुना नदी में दिल्ली के आते आते ये देखा गया कि इसमें अमोनिया की मात्रा जो है वो आपका 3 ppm के लेवल से ज़्यादा हो गया है। 3 ppm क्या होता है? 3 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में अगर 3 कोई भी चीज़ होती है तो अगर अमोनिया 1 मिलियन में 3 हो जाए तो उसको 3 ppm कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप तो सोचोगे ये काफ़ी कम है, अमोनिया की मात्रा तो काफ़ी कम है, लेकिन ये हानिकारक क्यों है, चिंताजनक विषय क्यों है यमुना नदी में आपका दिल्ली के लोगों के लिए? एक्चुअली इसमें बेसिक आइडिया ये है क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि जो सेट ऑफ गाइडलाइन जारी किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? एज़ पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। तो 0.5 ppm से ज़्यादा की मात्रा अमोनिया में अगर होती है तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता। न ही अगर उसमें कोई स्नान करता है या फिर कोई उसमें तैरता है तो उसके शरीर में अगर पानी चला जाता है तो वो भी आपका शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो इस तरीके से अमोनिया की जो टॉलरेबल लिमिट है उस मैक्सिमम लिमिट को हमने 0.5 ppm हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बताया गया है। अब जबकि आपका ये 3 ppm पहुंच चुका है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है जिसमें हमको समझ आना चाहिए कि हाँ, ये पॉपुलेशन या ये क्यों आपका लगातार टॉक्सिक होता जा रहा है। तो इस टॉक्सिसिटी को हमें दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको भी बात करेंगे और इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, आप जानते हो कि जो यमुना नदी है उनका ओरिजिन होता है यमुनोत्री से, ठीक है, यूके से। अब वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए क्या होता है कि वो उस लेवल पे आ जाती है जहाँ पे आपका दिल्ली में प्रवेश करती है। आप जानते हो कि हरियाणा में बहुत कम ही नदियाँ हैं और हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। तो सीधी सी बात ये समझ में आ जाती है कि वहाँ एग्रीकल्चर के लिए भी ये लोग पानी यूज़ करते होंगे। तो यमुना को वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हरियाणा में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली एक मोस्ट पॉपुलेशन वाली आपका कह सकते हैं कि महानगर है, नगर तो कहना मुश्किल होगा, महानगर है। तो अब उसके लिए भी रहने के लिए भी रेजिडेंशियल वे में और उसको अन्य काम करने के लिए भी पानी चाहिए। तो अब वो पानी जो है उसका सोर्स कौन है? यमुना है। तो यमुना, अब इसमें क्या हुआ कि दिल्ली और हरियाणा के बीच में टाई अप है कि हम कम से कम मिनिमम इतना पानी का टाई अप रखते हैं कि आपको छोड़ेंगे और इतना ही पानी आप भी यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जा रही है? बिकॉज ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड हैज़ टू रिड्यूस वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई 25%। अब दिल्ली जल बोर्ड को, ठीक है, अभी हाल ही में 25% पानी को कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा? क्योंकि उनके पास पानी यमुना का आ ही नहीं रहा है, ठीक है। भूमिगत जल निकाल नहीं सकते उतना लेवल पे, क्योंकि उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ गाइडलाइन बनाई गई है इंडिया के द्वारा, क्योंकि ऐसा करने से भूस्खलन हो सकता है और जो पानी का स्तर है वो काफ़ी नीचे जा सकता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए। अब ये समझते हैं कि आखिर ये अमोनिया इतनी हानिकारक कैसे है, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन में, आने वाले एग्जामिनेशन से पूछ सकता है। तो अमोनिया एक कलरलेस गैस है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होती है, ये एक बिना कलर के होती है, ठीक है। तो रंगहीन गैस होती है और ये आपका इंडस्ट्रीज़ में केमिकल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से अगर गूगल करते हो, विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसको प्लास्टिक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने के लिए, जो कि आपका खेतों में डालने के काम आता है, और खाद का कई अन्य चीज़ों में भी काम आ जाता है। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, डाइस बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया का यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया जो है आपका कुछ इंडस्ट्रीज से भी निकल के हमारे यमुना नदी में सीधे डायरेक्ट आके मिल रहा है। इसी वजह से ऐसा एक वजह हो सकता है जिसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब जो अमोनिया है, अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन इट्स एक्वस फॉर्म। अगर अमोनिया को पानी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, अगर हम पानी में उसको घोल दें तो इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर लेता है, ठीक है। और ये क्या बना देता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पंगमेड स्मेल। ये किस तरह का कंपाउंड है? आप जानते हो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि आपके कार्बन के साथ आपका रिएक्ट करके बनाते हैं, ठीक है, कार्बन की चेन के साथ बनाते हैं। लेकिन आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन की चेन नहीं बनाते। तो अमोनिया NH3 होता है इसका सूत्र। तो इसमें कोई भी कार्बन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। इसी का हाइड्रोक्साइड में भी क्या कार्बन आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसकी बहुत भद्दी स्मेल आती है। अब बात करते हैं कि अमोनिया आखिर नेचुरल तौर पर कहाँ पाया जाता है। तो अमोनिया जो है आपका नेचुरली इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर कहीं पे वेस्ट मटेरियल है, कहीं गंदगी है, तो वहाँ पे आपको अक्सर अमोनिया जैसी स्मेल आपको दिखाई दे जाती है। ये आपका हवा से हल्का होता है जो कि आपका ज़मीन में अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये पानी में घुलनशील हो जाता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये रही अमोनिया की कहानी, ठीक है। अब ये समझते हैं कि जो आज के डेट में आपका ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो हमारे लिए कितनी चिंताजनक है। समझिएगा, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑफ द वाटर इज अबव 1 ppt, अगर पानी में अमोनिया की मात्रा का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, उसकी नंबर ऑफ पार्टीशन अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाए तो उसको टॉक्सिक बोला जाता है मछलियों के लिए। आप जानते हो कि अलग अलग जगहों पे मछलियाँ भी और कुछ और भी जीव जंतु रहते हैं पानी के अंदर, उनके लिए हानिकारक है। मतलब वो पता चला एक्वेटिक सिस्टम ही गायब हो गया, हमारा जो जलीय पर्यावरण पारिस्थितिकी है वही गायब हो गया, तो उसके लिए चिंताजनक है। इन ह्यूमन, अगर मनुष्य की बात करें तो लॉन्ग टर्म इंगेशन ऑफ द वाटर हैविंग द अमोनिया लेवल 1 ppt टू अबव मे कॉज डैमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अगर 1 ppm से ज़्यादा के अमोनिया वाले पानी को अगर आप लगातार पी रहे हो तो वो आपके शरीर में लंबे समय तक
क्या कर सकता है, अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो हृदय हो गए, चाहे फेफड़े हो गए, चाहे वो अग्नाशय हो गए, तो इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। एक्चुअली हम इसीलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या क्या है। आप समझिएगा, इन्फ्लुएंट फ्रॉम द डाई यूनिट्स डिस्टिलाइजर्स एंड द अदर फैक्ट्रीज इन द पानीपत एंड सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। एक्चुअली ये दिल्ली में कैसे आया, दिल्ली में ये इसकी मात्रा पीपीएम कैसे बढ़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि ढेर सारे डिस्टिलेशन के फैक्ट्रीज और डाई फैक्ट्रीज आपका पानीपत और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि हरियाणा के अंतर्गत पाए जाते हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब समझिएगा, जब पानी हमारे इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हैं तो आखिर ये आगे जब नदियों में पानी आ जाता है तो वो आता कहाँ से है, जब इन्हीं नदियों का पानी बिना किसी मानक के सीधा नदियों में डाल दिया जाता है तो वही आपका रूप ले लेता है गंदे नाले का पानी का। अब इतना घटिया पानी जब जाएगा, इतना दूषित पानी जब किसी नदी में जाएगा, ठीक है, ढेर सारे मंत्रालय बन चुके हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं कॉज कर देता है, कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर देता है जलीय जीवों के लिए भी, और आने वाले जो आपके जो सिटी केवल यमुना नदी पर निर्भर है उनके लिए भी एक आपका अलार्मिंग सिचुएशन बना देती है। आप समझिएगा, कुछ गाइडलाइंस इसके लिए बनाई गई हैं कि कैसे पानी को डंप किया जाना चाहिए, और इसको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए कि आपको अगर किसी इंडस्ट्री से नदी में पानी डालना है तो उसके पहले उसकी प्रॉपर रिफाइन करनी चाहिए, ठीक है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसको उससे रिफाइन करके तभी उसको नदी में घुसने की परमिशन दो, ये काम करना चाहिए। मेक श्योर अनट्रीटेड सीवेज डज नॉट एंटर द वाटर। अगर कहीं पर भी सीवेज सिस्टम, जैसे कोई भी शहर रहेगा, कोई सिटी रहेगी, तो वहाँ पे सीवेज सिस्टम तो होना आवश्यक है, तो सीवेज सिस्टम को बिना ट्रीट किए हुए, मतलब वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कर रहा हूँ, बिना ट्रीट किए हुए किसी भी नदी में नहीं डालना चाहिए। ये यमुना नदी कंडीशन नहीं है, ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा हर नदी के साथ हो सकता है, क्योंकि हर नदी किसी न किसी शहर पर निर्भर है। मतलब शहर के पानी जितना स्पष्ट आएगा, जितना साफ आएगा, आगे चलने पर नदी उतनी ही साफ रहेगी। मेंटेन अ सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो कॉल द इकोलॉजिकल फ्लो। यहाँ पे एक और बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रदेश में इतना पानी यूज़ कर लेते हैं कि आगे के लिए पानी रह ही नहीं जाता और वो पर्टिकुलर नदी नाला बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन ना आने पाए। यही काम गंगा नदी के साथ कानपुर में भी होता है। जो काम यमुना नदी में आपका हरियाणा के साथ हो रहा है, ठीक वही काम गंगा नदी के साथ कानपुर में भी होता है। तो इस तरह के सर्टेन गाइडलाइंस नेशनल लेवल पर अगर बनाए जाए तो ये काफ़ी कारगर हो सकते हैं। अगर थोड़ी सी बात करते हैं कि हरियाणा कितना पानी यूज़ करता है या फिर उसकी आवश्यकता क्या क्या, आखिर हरियाणा क्या इतना बेवकूफ़ है कि वो ऐसे काम करता है, ठीक है, पानी जानबूझकर रोकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश करो कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य से लफड़ा क्यों लेगा, वो तो आखिर यूनाइट है ना, वो तो सब एक ही भारत, एक संघ के राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में हरियाणा में यमुना ही एक वाटर रिसोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है। समझने वाली बात यह है कि 70% पानी की आवश्यकता होती है अगर दिल्ली डिपेंडेंट। और दूसरी बात क्या है कि हरियाणा के बाद जब आपका दिल्ली आता है तो दिल्ली में पानी पाने का सबसे अच्छा जरिया है हरियाणा, तो दिल्ली को हरियाणा से 70% पानी के लिए निर्भर रहना पड़ता है, उसके पास कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए हरियाणा विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर, हरियाणा में जैसा मैंने पहले बताया कि वो लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, तो उनको इरीगेशन करने के लिए और अदर डेली लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी हरियाणा वालों के लिए भी चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनके लिए भी आपका पानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, ठीक है। अब लास्ट में जाते जाते मैं एक काम करूँगा, आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप क्या करो, समझो कि यमुना नदी आखिर है क्या, उसका सिचुएशन समझते हैं, ठीक है, उसका इकोलॉजिकल फ्लो समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि यमुना गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ, बंदरपूछ पीक पे है, जो कि मैसूर रेंज है, जो कि लोअर हिमालय को अगर बांटा जाए तो 5 भाग में बांटते हैं, तो आपका जो लोअर हिमालय वाला पार्ट है वहाँ से मैसूर रेंज से आपका बंदरकोट पीक से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये आपका लोअर हिमालय से होते हुई उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपका उत्तराखंड से चलती हैं। उसके बाद ये आपका गंगा नदी में मीट कर जाती हैं संगम प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। और ये जिन जिन प्रदेशों में होकर के जाती हैं उनका नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा दिल्ली का डिस्प्यूट आप देख ही रहे हो। जैसे ही उत्तर प्रदेश में आती हैं प्रयागराज में आकर के मिल जाती हैं, यहीं सीधे गंगा नदी के साथ विलीन हो जाती हैं। आप समझिएगा, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चंबल इसकी सहायक नदी है, सिंध इसकी सहायक नदी है, बेतवा इसकी सहायक नदी है, ठीक है, और केन इसकी सहायक नदी है। तो इस तरीके से हमने यमुना नदी के हरियाणा और दिल्ली के बीच के डिस्प्यूट को समझा, और साथ में ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर इतना ज़्यादा पीपीएम जो है चिंताजनक क्यों है, और इसको कैसे हम नेशनल कंसर्न के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि आने वाले समय में बड़े बड़े शहरों में पानी की बहुत अधिक समस्या होने वाली है, तो हमें इन्हीं सब मामलों से आपका सजग हो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ये आपका ह्यूमन लाइफ के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर कंटामिनेट पानी पिएंगे तो अलग तरह की बीमारियां होंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।